हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख और उनके विषय जो कि महत्वपूर्ण है। अशोक हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे शिलालेख और उसके विषय। अब जो अशोक के टोटल जो शिलालेखों की संख्या थी वो थी 14 शिलालेख। एक पत्थर पर जो भी उसके द्वारा लिखवाया गया या गुदवाया गया तो वो क्या कहलाते हैं? शिलालेख। शिला माने पत्थर। अब जो अशोक के पहला शिलालेख था, उन 14 शिलालेखों में से पहले शिलालेख का जो विषय है वो है पशुवध निषेध। दूसरा शिलालेख है विदेशों में धम्म प्रचार एवं मनुष्य और पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा शिलालेख है अधिकारियों का प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण निर्देश, कि राज्य भ्रमण अधिकारी जो हैं प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में करेंगे। नेक्स्ट सातवां इम्पोर्टेंट है अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। जो अशोक हैं वो सभी जो जितने भी उनके राज्य में धर्म हैं उनके प्रति निष्पक्षता का भाव होगा। ऐसा कौन से शिलालेख में है? 7वें नंबर के में। नेक्स्ट 8वें नंबर का शिलालेख वो था बोध गया की यात्रा का उल्लेख। अब आप पूछेंगे कि कैसे प्रश्न बनेगा, तो आयोग प्रश्न देगा कि बोध गया की यात्रा का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? ऑप्शन ए जो है 7, 8, 9, 10 इस तरीके से दे सकता है। तो आपका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन 8। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अशोक का शिलालेख रहा है जो अपने एग्ज़ाम्स में आया है तो वो है 13वां शिलालेख। कि किस युद्ध में अशोक के शिलालेख जो कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो वो है 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? तो सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य में हुआ था। नंदराज, ये जो कलिंग युद्ध है इस कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में, जबकि राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। जो कि कलिंग के राजा थे राजा खारवेल, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला इम्पोर्टेंट है 14वां शिलालेख। इस 14वें शिलालेख में क्या है? तो पहले 13 शिलालेखों का पुनराविलोकन है। अर्थात पहले के जो 13 शिलालेख थे उनकी सभी बातों को 14वें शिलालेख में लिख दिया। अगला प्रश्न बनेगा कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। ध्यान रखें, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट है मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। तो ये प्रश्न मैं बता दूं यहाँ से, अभी जो पीछे हमारा एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उसमें से प्रश्न बना था यहाँ से कि जैसे कि बताएं कि वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष क्या कहलाता? तो पढ़ने अध्यक्ष कहलाता था। कृषि विभाग का अधिकारी था सीता अध्यक्ष। मापतोल का अधिकारी था पोतवा अध्यक्ष। पुलिस अधिकारी था रक्षिन। नेक्स्ट है समाहर्ता। तो समाहर्ता था कर निर्धारण का सर्वोच्च अध्यक्ष। और अगला है सन्निधाता। तो सन्निधाता है राजकीय कोषागार का संरक्षक। यह प्रश्न बना था अपने हाई कोर्ट या फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। 1 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा यदि आप इन चीज़ों को याद कर लें कि राजकीय कोषागार का अध्यक्ष संरक्षक कौन था? तो सन्निधाता कहलाता था। न्यायाधीश था व्यवहारिक। साम्राज्य में न्याय करने वाला था रज्जुक। और फौजदार न्यायाधीश कौन था? प्रदेष्टा। जबकि राजस्व वसूली वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युक्तक। अब इसको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्व वसूली वाला जो अधिकारी था वह क्या कहलाता था? युक्तक कहलाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था कंटक शोधन जो कि फौजदारी न्यायालय था। दूसरा था धर्म स्थीय, वो था दीवानी न्यायालय। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
अपनी परीक्षा के लिए कि मौर्य शासनकाल में कितने न्यायालय थे, तो 2 न्यायालय थे। एक कंटक शोधन जो कि फौजदारी न्यायालय था आज का, और दूसरा था धर्मस्थीय जो कि दीवानी न्यायालय था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर व्यवस्था। और मैं बता दूं, प्रत्येक ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा, अल्टरनेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एग्ज़ाम में अपना ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। और मौर्य साम्राज्य में ये जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान था, महामात्य प्रसव। संस्था क्या होती थी, प्रश्न बनेगा कि मौर्य काल में संस्था क्या थी, तो एक स्थान पर स्थिर होकर गुप्तचरनी करने वाले को संस्था कहा जाता था। ध्यान रखें, संस्था क्या थी कि एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था, जबकि संचरा घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। ध्यान रखें कि घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को क्या कहा जाता था, संचरा कहा जाता था। संस्था एक जगह स्थिर रहकर गुप्तचरी करने वाले को कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल के विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्य। तो मौर्य राजवंश का राजकीय चिन्ह था मोर। आम जनता की भाषा थी मौर्य साम्राज्य में पाली। अब आपको याद कैसे रखना है कि जानते हो कि महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो थी पाली। तो ध्यान रखें, मौर्य साम्राज्य का जब था तो बुद्ध भी थे। इस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मौर्य साम्राज्य के समय में उच्च शिक्षा का केंद्र था। अशोक के जो स्तंभ थे, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जबकि शिलालेखों की संख्या है 14। ध्यान रखें, जो कि शिलालेख होते थे वो 14 थे और स्तंभ लेखों की संख्या 7। तो जो अशोक के स्तंभ थे वो एकास्मक हैं, अर्थात एकास्मक मतलब अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख थे वो 7 थे, जबकि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। ध्यान रखें इस बात को, जो अशोक के स्तंभ लेख थे वो थे एकास्मक प्रकार के, अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि स्तूपों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो है ऋग्वेद। स्तूपों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में। भरहूत का स्तंभ है सतना मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप विदिशा, भरहूत का स्तंभ सतना। तथा सारनाथ स्थित धर्म पराजिका स्तूप का जो निर्माण है, सारनाथ में एक धर्म पराजिका स्तूप है, उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारनाथ में धर्म पराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने कराया था। नेक्स्ट, सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र के अनुसार अच्छी मिट्टी को अदेव मात्रका कहा गया है। ध्यान रखें कि अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को क्या कहा गया, तो अदेव मात्रका। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार की भूमि थी। वो 2 प्रकार की कौन कौन सी थी, तो एक थी राजकीय स्वामित्व वाली भूमि और दूसरी थी निजी स्वामित्व वाली भूमि। ठीक है, राजकीय स्वामित्व वाली जो भूमि थी वो तो कि राजा के अंडर में रहती थी या प्रशासन के अंडर में रहती थी, और निजी जो आम जनता के प्रयोग के लिए थी। तो मौर्य साम्राज्य में कितने प्रकार की भूमि थी, 2 प्रकार की भूमि थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार अच्छी मिट्टी को क्या कहा गया, अदेव मात्रका। नेक्स्ट, भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया गया कर था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाग क्या था, मौर्य साम्राज्य में भाग क्या था, तो कृषि की आय पर लिया गया एक कर। वस्त्र निर्माण का प्रमुख, जो मौर्य साम्राज्य था उसमें वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। जो वस्त्र निर्माण का एक उद्योग था उसका अध्यक्ष कौन था, सूत्राध्यक्ष। और उद्योगों की जो संस्थाएं थी वो श्रेणी कहलाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उद्योगों की संस्थाएं थी मौर्य साम्राज्य में श्रेणी कहलाती थी। नेक्स्ट सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि व्याज को मौर्य साम्राज्य में रूपिका या परीक्षण कहा जाता था। बहुत ही बार पेपर में आया है
कि व्याज को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा गया है, तो रूपिका या परीक्षण कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी मौर्य साम्राज्य में, तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। अब ध्यान रखें कि मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है मौर्य साम्राज्य के सिक्के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मौर्य साम्राज्य में सोने के सिक्के जो थे कहलाते थे निष्क, अर्थात सोने के सिक्कों को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था, निष्क, और चांदी के सिक्कों को काशार्पण या धरण कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्कों को काकड़ी और सिक्के जारी करने वाला अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सोने के सिक्कों को निष्क, जबकि चांदी के सिक्कों को काशार्पण, तांबे के सिक्कों को काकड़ी और सिक्के जारी करने वाला अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। अब यदि आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने कमेंट मुझे वीडियो में ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।